अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं लास्ट क्लास में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरे डिस्कस किया था और उसके साथ साथ फिर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ने की कोशिश की थी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हमने कुछ पार्ट तो डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली हम चाहते क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो हमने कहा था कि एल्गोरिथम को बेसिकली मेजर करना चाहते हैं कि एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो इस बेसिस पे हमने कहा था कि एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस जो है वो 2 मैट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट की जाती है। उसमें से एक जो है वो स्पेस है और एक जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम है, ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो ये बात करने के बाद हमने कहा कि अब थोड़ी मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं। फिर उस मैथमेटिक्स में हमने ये समझा था कि ग्रोथ ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। ग्रोथ ऑफ फंक्शन यानी हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम देखें ग्रोथ ऑफ फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं। फिर इस बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रोथ ऑफ फंक्शन का मतलब यह है कि जैसे 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 डेटा की तादाद बढ़ाते जाएं तो फंक्शन जो है उसका बिहेवियर जो चेंज होता है उसको ग्रोथ ऑफ फंक्शंस कहते हैं। अब वो क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था तो कुछ इस तरह की चीज थी कि अगर आपके पास जो है ये एक एक्सेस एक्स है, ये एक्सेस वाई है और आपके पास जो है वो इसके इंक्रीज होने पे यानी एक्स डेटा के इंक्रीज होने पे ये एक्स डेटा अगर है तो वाई की वैल्यू अगर बढ़ती जाए, अब किस तरह बढ़ेगी वो तो एक अलग बात है। अगर इस तरह बढ़ रही है, सॉरी ये स्ट्रेट है ना, तो ये बेसिकली जैसे जैसे वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वाई भी ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। यानी एक्स की यहाँ पे जब वैल्यू थी तो वो ये वैल्यू दे रहा था, एक्स की जब ये वाली वैल्यू थी तो ये वाली वैल्यू दे रहा था, एक्स की जब ये वाली वैल्यू थी तो ये वैल्यू दे रहा था। ये बेसिकली ग्रोथ जो है वो बढ़ रही थी इसकी। ग्रोथ बढ़ने के डिफरेंट अंदाज है। हो सकता है कि ग्रोथ ऐसे नहीं बल्कि कुछ इस अंदाज में बढ़े कि आप कहें कि ग्रोथ जो है उसकी यहाँ पे इस तरह से हो रही है, ये वाली ग्रोथ जो है इस तरह से हो रही है। तो अब दोनों में फर्क ये है कि एक्स की इस वैल्यू के लिए, ठीक है, एक फंक्शन जो है ये फंक्शन है बेसिकली, ये जो है फंक्शन 1 है, f1 है और ये जो है फंक्शन 2 है। जो फंक्शन ग्रोथ कर रहा है वो फंक्शन 2 है। तो हमें नजर आ रहा है कि हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस x की वैल्यू पे जो भी x की वैल्यू है, ये वाली मिसाल के तौर पे ये x1 की वैल्यू है कोई, तो इस पे जो फंक्शन 1 का ग्रोथ है वो ये है और फंक्शन नंबर 2 का ग्रोथ जो है वो ये वाला है। और अगर ये x2 की वैल्यू है, अब x2 जो है यकीनन x1 जो है वो छोटा है x2 से, यानी x2 जो है बड़ा है x1 से। इसका मतलब है x की वैल्यू आगे की तरफ बढ़ रही है। तो उस वक्त जो है फंक्शन 1 का ग्रोथ जो है वो ये है और फंक्शन 2 का ग्रोथ जो है वो ये वाला है। और सिमिलरली x3 जो है ये x3 है और x2 जो है वो छोटा है x3 से। तो इसका मतलब है फंक्शन x की वैल्यू जो है बढ़ रही है आगे और फंक्शन 1 का ग्रोथ जो है वो ये है और फंक्शन 2 का ग्रोथ जो है वो ये, एंड सिमिलरली सो ऑन, इस तरह का। यानी अगर देखा जाए तो इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि फंक्शन 1 जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है एज कम्पेयर टू फंक्शन 2। ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो फंक्शन 1 जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी फंक्शन 1 जो है वो तेजी से ग्रोथ करेगा, फंक्शन 2 जो है वो लेस अमाउंट के साथ जो है वो ग्रोथ कर। और हो सकता है कि इससे भी बेहतर कोई और फंक्शन हो, बेहतर से मुराद मुझे भी बेहतर और वो तो नहीं कह रहा, लेकिन कोई और फंक्शन हो कि वो इस तरह से ग्रोथ करे, ये ग्रोथ करे। तो अब ये इसकी ग्रोथ और भी हल्की हो गई कि ये बहुत हल्के तरीके से ग्रोथ। हमने देखना ये था कि ये तीनों की तीनों, ये अगर F3 हो तो ये तीनों के तीनों जो है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन जो है वो बेसिकली इसकी इक्वेशंस होती हैं, वो होती है f, अगर x की फॉर्मेट में है तो f ऑफ x
विच इज इक्वल टू, जिसको हम y कहते हैं, विच इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। इसमें आपको याद होगा ये बात, ये कुछ लोग सी कहते हैं, कुछ लोग बी कहते हैं। आपको याद होगा इसमें ये जो एब्रिविएशंस हैं, एम जो है वो बेसिकली, यानी अगर देखा जाए ये एम जो है, ये जो एम है ये बेसिकली कहलाता है स्लोप। इसको देखा जाए तो ये कहलाता है स्लोप, या दूसरे लफ्जों में ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है, इसको कहते हैं स्लोप। ठीक हो गया। और आपको याद होगा कि ये जो सी होता है इसको हम लोग कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेप्ट किया। ठीक, वाई इंटरसेप्ट। ठीक, और एक्स उस वेरिएबल को कहते हैं जिसकी बेसिकली जिसकी वजह से इक्वेशन बन रही होती है। एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी वजह से इक्वेशन बन रही है, तो ये है वह वेरिएबल है जो कि इक्वेशन को ड्राइव कर रहा है। अच्छा, अब जो सवाल यहाँ पे ये है कि इन तीनों इक्वेशन में x तो फिलहाल हम, क्योंकि x ही कहेंगे, तीनों की इक्वेशन x से बन रही है, या x एक्सिस पे, तो तीनों की इक्वेशन x से बन रही है। तीनों अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं y एक्सिस में अगर एक ही जगह से पास हो रहे हैं तो तीनों का c भी सेम होगा। तो इसका मतलब है तीनों की इक्वेशन में देखा जाए तो f(x), ठीक है, जो कि सम टाइम y भी कहलाता है, ठीक, बराबर होता है m, हमें नहीं पता, लेकिन c तीनों का सेम है, 0 है या जो भी है, c तीनों का सेम है। x तीनों में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इक्वेशन तीनों की x है, लेकिन ये स्लोप तीनों का डिफरेंट है। ठीक है ना। स्लोप क्या होता है? ग्रेडियंट, यानी जो इसका बेसिकली ढलान होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जिसको रैंप कहते हैं, वो बेसिकली तीनों का डिफरेंट है। तो ये स्लोप जो है तीनों का डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से तीनों डिफरेंट होगा। अब जिसका स्लोप कम होगा उसकी ढलान भी कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 1 का स्लोप, यानी मैं इसको इस तरह कह लेता हूँ कि स्लोप ऑफ m1, यानी फंक्शन 1 का स्लोप बड़ा होगा फंक्शन 2 के स्लोप के, और बड़ा होगा फंक्शन 3 के स्लोप के। यानी जो स्लोप जो है बड़ा होगा उसका ग्रोथ भी ज्यादा होगा, ठीक, और जो स्लोप कम होगा उसका ग्रोथ कम होगा। तो इस वक्त यहाँ पर क्योंकि फंक्शन 1 की ग्रोथ ज्यादा है, तो इसका मतलब है स्लोप 1 बड़ा होगा स्लोप 2 से, और स्लोप 2 बड़ा होगा किससे? स्लोप 3 से। समझ में आ रही बात है? तो इससे जाहिर होता है कि ग्रोथ जो इंक्रीज होता है वो बेसिकली, अब देखो ये इस तरह आगे बढ़ जाएगा, ये इस तरह आगे बढ़ जाएगा, और ये इस तरह आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सारे स्ट्रेट लाइन, और ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। अब यहाँ पे मिल गए तो मिल गए, अब नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली ग्रोथ कहलाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लो पर डिपेंड है। लेकिन अगर मैं इसी की एक और डायग्राम बनाऊं राइट साइड पे, और आपको दिखाऊं कि एक डायग्राम इस तरह भी हो सकती है जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी, कि अगर ये x है और ये y है, दो इक्वेशन या फंक्शन के स्लोप अगर सेम हो, अब तुम्हें पता चल रहा होगा, स्लोप अगर सेम हो, तो स्लोप अगर सेम होगा तो फंक्शन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी मिसाल के तौर पे एक फंक्शन जो है वो ये है, ठीक है, इसकी ग्रोथ ये है, दूसरा फंक्शन जो है बेसिकली वो ये रहा, ठीक, दूसरा फंक्शन जो है वो ये रहा। अब दोनों की ग्रोथ देखो, आप कहेंगे नहीं यार ऊपर वाला तो बड़ा नजर आ रहा है, नीचे वाला छोटा नजर आ रहा है, लेकिन दोनों की ग्रोथ सेम है। ग्रोथ सेम का मतलब ये होता है दोनों के बढ़ने का अंदाज सेम है। देखो यहाँ पे तीनों के बढ़ने का अंदाज डिफरेंट है। ये बिल्कुल अलग रास्ते पे जा रहा है, ये अलग रास्ते पे जा रहा है, और ये अलग रास्ते पे जा रहा है, और इसी तरह ये बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत दूर होते जाएंगे ग्रोथ जो है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक दूसरे से हर वक्त सेम पोजीशन पे हैं, हर वक्त सेम पोजीशन पे हैं। यानी अगर यहाँ पर ये x की 1 की वैल्यू है और इसकी ग्रोथ ये है, तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ ज्यादा है दूसरे वाले की, ठीक है। ये वाला अगर x2 है तो इसकी ग्रोथ अगर ये वाली है तो इसकी ग्रोथ दूसरे वाले की ग्रोथ जो है इससे ज्यादा है।
अगर ये x3 है और ये बेसिकली यहाँ पर इसको मीट कर रहा है तो लेकिन फर्क क्या हो रहा है, फर्क ये हो रहा है कि भाई कि इसका जो कटिंग पॉइंट है वो इसके कटिंग पॉइंट, यानी C1 जो है, अगर ये फंक्शन 1 है और ये फंक्शन 2 है तो आपको नजर आ होगा कि C1 का कटिंग पॉइंट C2 के कटिंग पॉइंट से बड़ा है। अब ये C1 का कटिंग पॉइंट है C2 का, अब ये सेम नहीं है, लेकिन M1 जो है वो M2 के बराबर है, दोनों पैरेलल है, स्लोप सेम। तो अब हमें अगर ये मालूम है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर 3 के बराबर है, मिसाल के तौर पर ये 1 पे कट हो रहा है और ये 4 पे कट हो रहा है, तो ये 3 का डिफरेंस अगर रखता है तो फंक्शन 1 फंक्शन 2 हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे हो, तो जो वैल्यू यहाँ पर फंक्शन 1 की आएगी और जो वैल्यू फंक्शन 2 की आएगी, तो फंक्शन 1 हमेशा फंक्शन 2 से 3 ज्यादा होगा, इससे ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी फंक्शन 1 यहाँ पर अगर कैलकुलेट हो, फंक्शन 2 यहाँ कैलकुलेट हो, तो इनके दरमियान डिफरेंस वही 3 का होगा जो यहाँ पर इनके y इंटरसेप्ट है, क्योंकि स्लोप इनका सेम है तो ग्रोथ इनकी सेम है, समझ आए। लेकिन यहाँ पर हर दफा जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, जो डिफरेंस यानी जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हुई, यहाँ कैलकुलेट हुई, यहाँ कैलकुलेट हुई, और इसके मुकाबले में जो डिफरेंस यहाँ पर था अब ये डिफरेंस बढ़ गया, और आगे जाते जाओगे तो डिफरेंस मजीद बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ में डिफरेंट है, इसकी ग्रोथ से। तो बताने का मकसद ये है कि जब ग्रोथ में चेंज होता है तो स्लोप डिफरेंट होता है, जब ग्रोथ सेम होता है तो स्लोप सेम होता है, समझ आई बात। ये जो C है ये सिर्फ एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है कि एम्पलीट्यूड एक दूसरे, लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस है आ रही है ग्रोथ के अंदर, ये एम्पलीट्यूड की वजह से नहीं बल्कि स्लोप की वजह से आ रही है, ठीक है। ये तो था लीनियर इक्वेशन के हवाले से। इक्वेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे इंटर करके थोड़ा और क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे ठीक है, मिसाल के तौर पे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो यहाँ पर ये x एक्सेस हो और ये y एक्सेस, समझिए कोशिश करना, x एक्सेस और y एक्सेस। और आपने कहा कि मेरी इक्वेशन का ग्रोथ जो है वो स्ट्रेट लाइन के बजाय कुछ इस तरह का ग्रोथ है, बस ज्यादा ही बैंड हो गया, कम कर लेते हैं। ग्रोथ है वो इस तरह का, ठीक है, ये ग्रोथ है। ये जो ग्रोथ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रोथ है, यानी इसकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक होगी, यानी इसका बिहेवियर जो है क्वाड्रेटिक बिहेवियर है, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये बिहेवियर के हिसाब से, यानी अगर हम कहें कि ये f ऑफ n है, f ऑफ x है, ठीक, जिसको हम फंक्शन कहते हैं, और ये फंक्शन जो है बेसिकली क्वाड्रेटिक बिहेवियर। चलिए अब मैं अगर सवाल देखूं, जी कर्व बनाया, कर्व स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता ना, कर्व क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, तो मैं इसको अभी क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ क्योंकि मैं रफ जनरेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक बिहेवियर है। क्वाड्रेटिक बिहेवियर का मतलब है कि x की इस वैल्यू पे, क्वाड्रेटिक हमेशा बहुत तेजी से जो बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली हम लोग लिखते किस तरह से, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू, ठीक है, जिसको y भी कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स एन प्लस सी, याद है इस तरह से लिखते हैं, ये स्क्वायर वाली टर्म है। तो जो स्क्वायर वाली टर्म होती है इसकी वजह से बहुत तेजी से ग्रोथ करता है ये, यानी जब भी आप इसमें x प्रोवाइड करोगे इसको, कि भाई x की मिसाल के तौर पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 प्रोवाइड करूं, तो ये तो बेसिकली 5 रहेगा, लेकिन ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, समझ में आ रही बात है। लेकिन नहीं, जो भी कैलकुलेशन होगी इसमें इसका वेट बहुत ज्यादा होगा, एक्स स्क्वायर, अगर 5 प्रोवाइड करूं तो ये 25 प्रोवाइड कर देगा, और अगर मैं यहाँ पे इसको 10 प्रोवाइड करूं, यानी कितने का फर्क आ रहा है, 5 का फर्क आ रहा है एक्स की वैल्यू में। यकीनन ये x1 है, यकीनन याद होगा थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ये x2 है, और x1 में बता रहा था आपको कि x2 से छोटा होगा, सही ना, इस तरह लिख रहे थे हम।
और दोनों में फर्क कितना है x की वैल्यू में, सिर्फ 5 का फर्क है। लेकिन जब यहाँ पे इसको प्लग करेंगे तो ये 10 जो है यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा 100, यानी वैल्यू ये जो भी हो इसको तो मैं अभी कंसीडर भी नहीं कर रहा, स्क्वायर को देख रहा हूँ। यहाँ पे तो दायरे x प्लग करोगे तो ये पहले वाला x की वजह से 5 रहेगा, अभी मैं b को पता नहीं क्या कंसीडर करूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे 10, इसमें तो 5 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से इनका डिफरेंस जो है वो 75 का हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखो कि हमें अगर यहाँ पर इसको 20 कर दूं, अब जो है यानी 15 करने के बाद 20 कर दिया आसानी के लिए, अब चलो 15 ही कर देते हैं, ऐसा ना हो तुम परेशान हो जाओ तो 15 क्यों नहीं किया, 15 कर देते हैं। तो 15 का मतलब है मजीद 5 का फर्क किया, तो मजीद 5 का फर्क का मतलब ये हुआ कि 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बेसिकली 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे यानी 125 का, यहाँ तो 75 का फर्क आया था ना, अब 175 यानी हर 5 वैल्यू पे डिफरेंस सेम नहीं है, बल्कि ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तभी देखें कर्व बहुत तेजी से बैंड हो गया, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो अब आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट वो समझने की कोशिश करना आप, मतलब अब ये समझना कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे इससे पहले जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, इक्वेशन की जो डिजाइनिंग की थी इससे पहले वाली में, वो हमने किया था कुछ इस तरह से कि लाइन स्ट्रेट थी, ठीक है। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह लिखते थे, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह लिखते थे कि f of x which is equal to y which is equal to, और हम लिखते थे यहाँ पे mx plus c, ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं ax square plus bx plus c, यूं कुछ इस तरह लिखा जाता है। समझ आई बात? ये देखो स्टूडेंट, समझने की बात है कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रेटनेस है, स्ट्रेटनेस यानी स्ट्रेट लाइन होना, ये स्ट्रेट होगी, इसकी स्ट्रेटनेस जो है बेसिकली ना तो m पे डिपेंड करती है ना c पे डिपेंड करती है। और सुनना, c पे ये डिपेंड करता है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना ऊपर होगा। तीनों चीजों को मैंने बिल्कुल क्लियर बताया आपको। c पे डिपेंड करता है कि लाइन कितनी ऊपर होगी, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तरह बढ़ जाए, हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह यहाँ पे हो, ये इसका c है, इसका c है, एक दूसरे से इतनी डिफरेंस है। m ये बताता है कि इसकी ग्रोथ कैसी होगी, ये बहुत हाई ग्रोथ के साथ है, ये थोड़ा लेस ग्रोथ के साथ है। x ये बताता है कि लाइन का शेप, यानी इस कर्व, इस ग्राफ का शेप कैसा होगा। x बता रहा है कि ये जो कर्व यानी ये जो फंक्शन है ये स्ट्रेट होगा, x बता रहा है। m नहीं बता रहा कि ये स्ट्रेट होगा, c नहीं बता रहा है कि ये स्ट्रेट होगा, बल्कि x बता रहा है कि ये स्ट्रेट बिहेवियर होगा। समझ आ रही बात? ये अब अगर यही बात हम, यानी तीनों की बातें अलग अलग बता दी मैंने। c बता रहा है कि कितना एम्पलीट्यूड होगा ग्राफ के अंदर, m बता रहा है ग्रोथ कैसी होगी, और c ये बता रहा है, x ये बता रहा है कि दो ये स्ट्रेट होंगे, दोनों x। लेकिन यहाँ पर इस जगह पे गौर सुनिएगा, इस जगह पे ये जो शक्ल कर्व की बनी है, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, अपनी लिख के बता सकते हो, जो शक्ल कर्व की बनी है ये क्या c की वजह से बनी है, क्या x की वजह से बनी है, क्या x स्क्वायर की वजह से बनी है। ये जो कर्व बना है ये किसकी वजह से बना है, जी पूछा है आपसे मैंने, अगर आपको आता है तो बता दीजिए। x की वजह से बना है। कौन से x की वजह से बना है, मैं फिर दोबारा सवाल तसल्ली से सुन लो फैसल। c की वजह से बना है, x की वजह से बना है, या x स्क्वायर की वजह से बना है। ये कर्व किसकी वजह से बना है, x स्क्वायर, फाइज कहते हैं x स्क्वायर की वजह से बना है, बिल्कुल ठीक है। s नहीं x, अब्दुल रहमान, x स्क्वायर की वजह से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, गौर सुनना, बहुत अच्छी बात है, आपने इसका आंसर दिया, बहुत खुशी हुई मुझे कि इसका जो कर्वनेस है ये x स्क्वायर की वजह से बना है। अब गौर सुना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है और ये c है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको, ये x और c है, ये क्या काम करते होंगे, x b x और c, ये क्या काम, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट, गौर सुनिएगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट इसकी शक्ल को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या काम करते होंगे, ये वाला पार्ट, और ये वाला ए क्या काम करता होगा। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल इसी की तरह मैप करता हूँ। यहाँ पर ए जो है, ए ये एक्स जो है वो बेसिकली इसकी शक्ल को बना रहा है,
ए जो है इसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, समझ में आए कि कितनी ग्रोथ तेजी से इसकी बढ़ेगी, जिसका ए ज्यादा होगा उसकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से आगे जाएगी। एक्स स्क्वायर, तो अगर एक्स दो, अगर कुछ इस तरह लिखा होता मेरे भाई, देखो अगर यूं लिखा होता 5, और से देखना 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ठीक है ना, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और दूसरा होता 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैं इसको कर देता हूं 15x प्लस 20, यू कर देता हूं। अब आपको दिखाता हूं, पहला वाला फंक्शन जो है वो f1 है, दूसरा वाला फंक्शन जो है अभी नजर नहीं आ रही, भी आ जाएगा, ब्लू में नजर आ जाएगा, f2 है, ठीक है ना। दो फंक्शन मैंने बनाए हैं, अब उसके इसमें फर्क समझा दो। देखो यू बना दिया मैंने, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था। हमने बात की है कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, सॉरी ऊपर वाला भी स्क्वायर है। दोनों कर्व बनाएंगे, ठीक है, दोनों स्क्वायर का कर्व सेम बनाएंगे। एक और फंक्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो। मिसाल के तौर पर f3 है, वो है 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x एन प्लस 1, मिसाल के तौर पर। ये तीन फंक्शन बना दी मैंने। अच्छा, पहले तो हम शुरू के दो की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है ये फंक्शन का शक्ल बना रही है, दोनों क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि दोनों को सेम बनना चाहिए, ये भी उसी जगह पे होगा। अभी मैं समझने की कोशिश करना, जहां पर ये वाला होगा पहला, यानी अगर ये f1 है तो f2 भी इसी के ऊपर बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक है। अब चेंजेस कौन सी चीज करती हैं ये समझने की बात है। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, समझ आई बात है। इसका मतलब है दोनों की ग्रोथ भी सेम होगी। मैंने कहा ना ये ए जो है इसकी ग्रोथ बताता है, ये शक्ल बताता है, ये ग्रोथ बताता है। यानी ग्रोथ का मतलब ये होता है भाई, ग्रोथ का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पर आता हूँ कि दो क्वाड्रेटिक डिफरेंट ग्रोथ के साथ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्वाड्रेटिक ये रहा, ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक जो है वो शुरू यहीं से हो रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ कम है, तो वो ये रहा। दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों कर्व है। अब समझ में आए? तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसका जो इस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ ज्यादा है और इसकी वजह से इसकी ग्रोथ कम है। समझ आए? लेकिन यहाँ तो हमने दोनों के कोफिशिएंट सेम रखे हुए हैं, यानी शक्ल भी सेम और इसका मतलब दोनों की ग्रोथ क्या होगी, सेम होगी। अभी तक यहाँ तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, ये वाला। लेकिन इसका ये पार्ट डिफरेंट है और ये पार्ट डिफरेंट है। तो ये पार्ट क्या काम करता है, अब सवाल समझने का, ये पार्ट क्या काम करता है? ये पार्ट ये करता है जो यहाँ पर सी करता है। सी का मतलब क्या हुआ कि ये इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा। एम्पलीट्यूड जो है बेसिकली क्या बताता है कि एक दूसरे से कितने ऊपर होंगे। तो इससे ये जाहिर हुआ कि अगर हम ये कहते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड अगर कम है, इन केस, तो F2 जो है उसकी शक्ल और उसकी ग्रोथ दोनों की सेम होगी, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा जैसे पहले मैंने पैरेलल लाइन बनाई थी। लेकिन एक थोड़ा सा ऊपर से आएगा और एक थोड़ा नीचे से आएगा, दोनों की ग्रोथ बिल्कुल सेम होगी। यानी सेम का मतलब ये है कि दोनों हर वक्त सेम डिस्टेंस पे होंगे। यहाँ पे सेम डिस्टेंस नहीं होगा, ये अलग जा रहा है और ये बिल्कुल अलग जा रहा है। स्ट्रेट नहीं है, बस जो कर्व थोड़ा सा होना था, तुम्हारी जो सवाल है ये स्ट्रेट नहीं है, शुरू में जो कर्व होना था हो गया, उसके बाद ये उसी तरह से आगे हम क्योंकि एक रफ डायग्राम बना रहे हैं इसलिए बना नहीं पा रहे यहाँ पे। बेसिकली इस तरह से ये मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली ग्रोथ है इसकी। तो इसमें क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट थी ए की, तो इसका ग्रोथ भी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ए की वैल्यू सेम है, ये ए है, ए की वैल्यू सेम है तो ग्रोथ सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड ये पार्ट जो है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक में bx प्लस सी एज ए एम्पलीट्यूड काम करता है।
एक्स स्क्वायर जो है वो शक्ल बनाता है, इसका एक्स, गौर सुनना, इसका एक्स इसके शक्ल बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, इसका एक्स इसके बेसिकली कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल, जैसे सी कांस्टेंट है ना, इसी तरह यहाँ पे एक्स और ये वाला पार्ट ये कांस्टेंट इस्तेमाल होता है, एक्स स्क्वायर शक्ल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ए जो है वो ग्रोथ को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड ही है, 3x + 10 एम्पलीट्यूड है 5, यानी bx + c एम्पलीट्यूड। तो तीन चीजें हो गई क्वाड्रेटिक में भी। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर जो है वो शक्ल बनाता है, ए जो है उसका जो है ग्रोथ को डिफाइन करता है, और bx + c जो है वो बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि व्हेन याद रखना, व्हेन डेटा इज वेरी लार्ज, जब डेटा बहुत लार्ज होगा तो जो कर्व की शक्ल बनेगी वो बेसिकली स्क्वायर की वजह से बनेगी, एक्स की वजह से नहीं बनेगी। एक्स जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट के तौर पे शुरू में तो अपना बिहेवियर दिखाएगा, लेकिन मिसाल के तौर पे एक्स की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाए और 1000 हो जाए, और सुनना 1000 हो जाए, एक्स की वैल्यू किसी वक्त 1000 हो जाए, तो उस वक्त ये वाला एक्स तो 1000 ही रहेगा, ये वाला एक्स। लेकिन स्क्वायर के बारे में क्या ख्याल है, 1000 का स्क्वायर तो 6 जीरो लग जाएंगे गालिबन मेरे ख्याल में, इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे स्क्वायर, तो फर्क नजर आ रहा है कि ये कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। तो ये तो 1000 ही रहा, लेकिन ये आपके पास यूनिट 10, 100, 1000, ठीक है ना, इस तरह आप आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो यानी 1 मिलियन के बराबर नजर आ रहा है, 1 मिलियन, 1000 का स्क्वायर 1 मिलियन नजर आ रहा है हमें, 6 जीरो लग गए। तो इस वैल्यू में यानी स्क्वायर की वैल्यू में और एक्स की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये इतना बड़ा फर्क है कि शक्ल जो है इसकी स्क्वायर की वजह से बनती है, इसकी वजह से शक्ल नहीं रही, क्योंकि जो शक्ल ऑब्टेन होती है वो स्क्वायर की वजह से होती है, क्योंकि यही वैल्यू जो है बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा होता है, ठीक है ना। इसलिए हम हमेशा कहते हैं स्क्वायर। इसी तरह क्यूबिक में क्यूबिक की वजह से शक्ल बनती है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, और इसी तरह क्वार्टर के अंदर क्वार्टर की वजह से शक्ल बनती है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। ये तो एक समझाने की बात है कि ये ग्रुप, अगर मैं इसको अपनी एक कोई एल्गोरिथम से अगर मेंटेन करूं, समझने की बात है भाई, मैं क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि जितना आपकी जरूरत है, बस उतनी हमारे लेवल पे चले जाए ताकि आप उसको बयान कर सकें। अगर मैं इसको अपने एल्गोरिथम से डिफाइन करूं तो एल्गोरिथम में दो चीजें होती हैं, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। दो चीजें क्या होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ डेटा और एक होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया, नंबर ऑफ डेटा और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये डिफरेंस याद रखना। डेटा का मतलब क्या होता है कि मैं जब कोई प्रोग्राम लिखता हूं तो उसमें जब जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में हम लोग ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम लिख रहे थे, याद आ रहा है? ट्रैवर्सिंग के प्रोग्राम को जिस तरह लिख रहे थे, मैं इसको राइट कर देता हूँ ताकि शुरू से नजर आए। ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम लिख रहे थे कि फॉर, ठीक है, i = 1 to मिसाल के तौर पर n, और फिर हम कह रहे थे कि प्रोसेस और a of i, ठीक हो गया, a of i को प्रोसेस करो और फिर उसके बाद एंड कर दो, एंड फॉर, ठीक हो गया। ये समझ में आती बात है। अब अगर हम देखें, ये प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में कई दफा लिखा है, इस तरह का प्रोग्राम, प्रोसेस करो, ट्रैवर्स करो, ट्रैवर्स में क्या करो, हमें से कोई कंसर्न नहीं। अगर मैं इस n को n की जगह 10 दे दूं तो इसका मतलब मैंने 10 डेटा प्रोवाइड किया है इसको, यानी एरे का साइज 10 है, 10 डेटा प्रोवाइड किया है। तो इसमें ये वाली लाइन जो है ये 10 दफा चलेगी, यानी डेटा 10 है तो इंस्ट्रक्शन भी 10 दफा चलेगा। गौर से बात सुनना, ठीक है ना, डेटा 10 है तो इंस्ट्रक्शन भी 10 दफा। लेकिन डेटा अगर 20 कर दूंगा तो इंस्ट्रक्शन भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है कि जितना डेटा दे रहे हो उतना ही बेसिकली इसका इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है। हो सकता था कि हम यहाँ पे प्रोसेस 2 दफा चला देते तो वो डबल हो जाता, यानी अगर प्रोसेस को यूं चला देता, मैं मिसाल तो मैं यहाँ फिर लिखता हूँ कि फॉर i = ठीक है 1, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना, 1 to n, और यहाँ लिखता प्रोसेस a of i, ठीक है, और फिर यहाँ भी लिखता प्रोसेस, और यहाँ लिख देता प्रोसेस a of i + 1। अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा हूँ, डेटा में 2 दफा प्रोसेस कर रहा हूँ, और यह एंड फॉर कर देता, ये एंड फॉर हो। अब मुझे बताओ कि लूप के अंदर 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले एक थी अब 2 है।
अगर मैं डेटा इसको इस वक्त यहाँ पे 10 प्रोवाइड करूं तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी दफा चलेगी? इन दोनों को मिला के 20 दफा चलेगा, ठीक है ना। अगर मैं डेटा 20 दफा प्रोवाइड करूंगा तो इंस्ट्रक्शन 40 दफा चलेंगी। समझ आ रही बात है? अभी भी लीनियर है, लेकिन बिहेवियर सेम है, उनका वो डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज होती है डेटा और एक होता है इंस्ट्रक्शन। अब जरा समझने की बात है, जब तक डेटा नहीं दूंगा ये पता नहीं चलेगा कि इंस्ट्रक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें जो डेटा होता है, डेटा, ये वाला डेटा, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ये दूंगा तो पता चलेगा इंस्ट्रक्शन कितनी दफा चलेगा। समझ आ रही बात है? यानी, और ये होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यानी मैं कहूंगा 10 डेटा दे रहा हूं तो मुझे पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन 20 दफा चलेंगी, और मैं कहता हूं कि अगर 20 डेटा दे रहा हूं तो इंस्ट्रक्शन जो है वो 40 दफा चलेंगी। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हमेशा एक्स एक्सेस पे बनाते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है, एल्गोरिथम का नहीं, मैथमेटिक्स का रूल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये है नंबर ऑफ डेटास। इसको हम कहेंगे कि ये बेसिकली एक्स एक्सेस पे होगा, नंबर ऑफ डेटा, और ये जो होगा हमारे पास ये वाला पार्ट, ये होगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। समझ में आ रही बात है? इसको मैं बैंड नहीं कर सकता, वरना मैं इसको वर्टिकल लिख देता, मुझे नहीं पता वर्टिकल कैसे होगा इसमें। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्लियर हो गई बात? ये नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक हो गया। अब इसमें गौर से देखना, मैं बिल्कुल सारा वही काम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी, अब ये एल्गोरिथम के हवाले से बात हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ डेटा है, डेटा 5 है, डेटा 10 है, डेटा 20 है, तो उस बेसिस पे इंस्ट्रक्शन कितनी एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, भाई मेरे, तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि अगर डेटा 5 है तो इंस्ट्रक्शन भी 5 है, यहाँ पे कहीं पॉइंट बनेगा। डेटा अगर 10 है तो इंस्ट्रक्शन भी 10 है, याद है वो हम लास्ट क्लास में किया था, तो पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पहले वाले के लिए, फंक्शन 1 के लिए। लेकिन अगर डेटा जो है वो डबल हो जाए कि डेटा 5 है लेकिन इंस्ट्रक्शन 10 दफा एग्जीक्यूट हो रही है, डेटा 10 है तो इंस्ट्रक्शन जो है वो ये 15 और ये 20, 15 है और ये 20 है, और अगर डेटा जो है वो 10 दफा हो रहा है तो इंस्ट्रक्शन 20 हो रही है। तो शुरू तो यहीं से हो रहा है, लेकिन ग्रोथ इसकी कुछ इस तरह से है, इसकी ये F2 है, इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से है। समझ में आ रही है इसकी? अब आपको लग रहा होगा ग्रोथ भी डिफरेंट है दोनों की, तो इसके मतलब दोनों का स्लोप डिफरेंट होगा। हमें नहीं पता इक्वेशन क्या है, लेकिन दोनों का स्लोप डिफरेंट होगा। दोनों सेम जगह से शुरू हो रहे हैं, इसका दोनों का सी सेम होगा। दोनों डेटा पे डिपेंडेंट है, एन पे डिपेंडेंट है। दोनों की शक्लें जो है लीनियर है। दोनों की शक्लें क्या है? यानी दोनों की इक्वेशन का फॉर्मेट यही होगा कि f of n, ठीक है, विच इज इक्वल टू mn प्लस c। n इसलिए लिख रहा हूँ कि n डेटा को शो कर रहा है। ये होगा दोनों की इक्वेशन का फॉर्मेट ये होगा। इस वक्त दोनों इक्वेशन, मुझे नहीं पता है फंक्शन क्या है, लेकिन हमें ये अंदाजा हो गया पढ़ के कि दोनों का n लीनियर है क्योंकि दोनों लीनियर फंक्शन है, दोनों का c सेम है क्योंकि c का स्टार्टिंग सेम है, लेकिन दोनों का m डिफरेंट है क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रोथ से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों। हालांकि अब एल्गोरिथम है और हम इसको देख रहे हैं अपने फंक्शन के लिहाज से। समझ आई बात है? ये तो अब मुझे सवाल ये करना था जो लास्ट क्लास में भी किया था, कुछ लोगों ने, अपनी एंडिंग थी तो कुछ लोग समझ गए थे, कुछ लोग नहीं समझे थे। मुझे ये बताओ कि दोनों एल्गोरिथम, अब मुझे नहीं पता कि दोनों सेम मकसद के लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंट मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए भी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों में से बेहतर ये F2 है और ये F1 है, ठीक है ना, ऊपर वाला F2 है। दोनों में बेहतर एल्गोरिथम कौन सा है? F1 बेहतर है, F2 बेहतर है? जी भाई, F1 बेहतर है, ठीक है। फाइज साहब कहते हैं F1 बेहतर, बहुत अच्छी बोली, नहीं कोई कारण से बहुत अच्छा है कि आप समझ में आ रहा है, देख भी रहे हैं, अलर्ट भी हैं आप, उसी अंदाजा होता है कि आप अलर्ट भी हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही है साकिब साहब, अब्दुल रहमान साहब, बहुत बेहतर। अच्छा, जिन लोगों को अगर अभी भी समझ नहीं आया है कि F1 क्यों, अहमद साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत आला। फैसल साहब, चलो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अलर्ट हैं और देख रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको शायद इस तरह से पहले नहीं पता हो ये बातें,
तो एक तो कंप्यूटर साइंस के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस की अपनी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, खैर बहुत अच्छा है। मैं ये कह रहा था कि F1 बेहतर इसलिए है कि देखो वर्ड क्या है, इसकी ग्रोथ कम है और इसकी ग्रोथ, एक तो हम ग्रोथ के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है, यानी बोलने का जो अंदाज है वो दो है, दो में से एक ये है, मैं कहूंगा जिसकी ग्रोथ कम होगी वो बेहतर होगा, जिसकी ग्रोथ कम होगी वो बेहतर होगा। और दूसरे लफ्जों में अगर मैं वाई एक्सेस से देखूं तो जो कम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो बेहतर होगा, तो जो कम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा उसकी ग्रोथ भी कम होगी। एक और लाइन अगर ले लें और वो ये इस तरह से हो जाए F0, तो ये और बेहतर हो गया क्योंकि इसकी ग्रोथ मजीद कम है, यानी जो 5 डेटा पे जितनी इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट कर रहा था, जितनी इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट कर रहा था उसके मुकाबले में ये तो बहुत कम कर रहा है, डेटा 5 दिया, इंस्ट्रक्शन ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ऐसा एल्गोरिथम बनाएं जो डेटा के इंक्रीज होने के, और सुना क्या कह रहा हूं मैं, डेटा के इंक्रीज होने के साथ साथ ग्रोथ को भी मेंटेन रखे, स्लो रखे, तो वो बेहतर एल्गोरिथम होता है एज कंपेयर टू अदर, एज कंपेयर टू अदर। यानी अगर डेटा बढ़ रहा है, डेटा 10 से 15 हुआ, 15 से, क्योंकि डेटा तो बढ़ता जाएगा ना, 15 से 20 हुआ, किसी वक्त भी कोई डेटा आ सकता है, 20 से 30 हुआ, तो अगर इस तरह डेटा बढ़ता जाए तो ग्रोथ भी बहुत ही आराम आराम से आगे बढ़े, तो उसको हम कहेंगे ये बेहतर, बेहतर जो है वो एल्गोरिथम, इंस्टेड ऑफ कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। यानी अगर मैं, ये तो लीनियर है, अगर मैं इसी में आपको दिखाऊं कि अगर कोई यूं बना दे कि इसी में अगर कहीं पर हमें कोई क्वाड्रेटिक ग्रोथ वाला फंक्शन मिल जाए, इस तरह से ये वाला, समझ रहे हो बात मेरी, ये फंक्शन मिल जाए तो इसकी ग्रोथ तो सबसे ज्यादा होती है। हमें 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 ऐसा लगता है, देखो यार क्वाड्रेटिक का शुरू में ना, शुरू में ग्रोथ थोड़ी कम होती है शुरू में, यानी अगर देखा जाए तो ये लीनियर है, ये लीनियर है, तो हम देखेंगे कि तीनों लीनियर शुरू के 15 डेटा, 15 अप्रोक्सीमेटली 15 कह रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट 15 डेटा तक तो लीनियर का ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन 15 के बाद से क्वाड्रेटिक की जब ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई है ना, तो वो बहुत तेजी से ऊपर गया और उसने सबको बीट कर दिया। इसकी वजह है कि इसमें स्क्वायर है, इसमें क्या है, स्क्वायर है, समझ में आया, इसमें क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो स्क्वायर की ग्रोथ कभी भी लीनियर से कम नहीं होती, शुरू में तो कम होती है लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते, मैं लेता हूँ सवाल से आगे, आस्ते आस्ते जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से कभी भी ये किसी भी लीनियर से कम नहीं होती, बल्कि बहुत तेज, अगर इसको मेरी जगह होती तो मैं बना के दिखाता, ये आगे भी जाएगा तो इसी तरह से ये कहीं ना कहीं जाके क्वाड्रेटिक ऊपर निकल जाएगा। तो जिस जगह से, एक और सुनना जो मैं कह रहा हूँ, जिस जगह से क्वाड्रेटिक बढ़ना शुरू होता है उस पॉइंट को कट ऑफ पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट को कट ऑफ पॉइंट कहते हैं, जहां से ये तय हो जाता है कि क्वाड्रेटिक ऊपर चला जाएगा, सही है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। मैं सवाल लेता हूँ, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सर ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है, हाँ मैं अभी बड़े प्रोग्राम पे आऊंगा बेटा, ऐसी बात, अभी तुम्हें समझाने के लिए बहुत छोटा प्रोग्राम, तो कॉम्प्लेक्स और लेंथी होते हैं